बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन जो कि बोहर ने करके दिखाए हुए थे, उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। उन्होंने ये जो स्टडी पूरी की थी, जो कैलकुलेशन पूरा किया था, ये हाइड्रोजन की तरह जितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ था। तो देखिए आज का हमारा आर्टिकल है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। सदृश मतलब होता है की तरह। हाइड्रोजन की तरह जितने भी परमाणु हैं उन पर ये कैलकुलेशन हुआ। हाइड्रोजन की तरह का मतलब क्या है? जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनके जैसे जितने भी एटम्स हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन हुआ था। कैलकुलेशन में क्या करना है मैं आपको पहले ही एक समरी बता देता हूँ। करना ये हमको में कई सारी बातें पता लगानी। जैसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी। समझ रहे हैं? हम इसके बारे में पता लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर अपने किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितने वेग से चक्कर लगा रहा होगा। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके पास एनर्जी टोटल कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हुए इस पर भी चलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब आता है तो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है। लास्ट टाइम बोर्स पोस्टुलेट में पढ़ा गया। वो एनर्जी जो एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, ये हम स्टडी करेंगे। तो कैलकुलेशन में बहुत कुछ है, एक एक करके हम कैलकुलेट करते जाएंगे। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला आपको कि ये पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन होता है, पर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप तो आपको तो आना ही चाहिए ये। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या मान लिया यहाँ पर? माना क्या? बोहर का एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग मान लिया कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जो भी एटम है अगर उसका परमाणु क्रमांक Z है, अगर उसका परमाणु क्रमांक Z है तो उसके नाभिक में कितना धनावेश होगा? आंसर है उसके नाभिक में प्लस Ze के बराबर धनावेश होगा। ये सबको याद आ गया अब तो कि अगर परमाणु क्रमांक Z है तो उस परमाणु के नाभिक में कितना धनावेश होगा? प्लस Z इंटू E। और ये न्यूक्लियस है। यहां पर नाभिक के चारों तरफ एक ये इलेक्ट्रॉन है जो ऐसा चक्कर लगा रहा है और अपने स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का स्थायी कक्षा है, उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें चक्कर लगाते वक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खर्चा नहीं करना पड़ता है। और इस कक्षा की त्रिज्या हमने मान ली कितनी है? स्मॉल r के बराबर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लिया, आवेश E मान लिया, और ये भी ले लिया कि वो v वेग से इस समय v रेखीय वेग से वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। तो कुछ चीजें जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जैसे कि E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, और क्लास 11th में आप सब ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी पिंड या कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसको वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल mv²/r के बराबर होता है। अब यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए इसको भी अभिकेंद्र बल चाहिए। अब ये अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिलेगा? तो क्लास 11th में इस तरीके की बहुत स्टोरी आपने पढ़ी हुई है कि ये अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को स्वयं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है ना, वहां से ये बल उसको मिल जाएगा। तो वही मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल स्वयं इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है? वैद्युत आकर्षण बल से। तो वैद्युत आकर्षण बल का मान कम से कम अभिकेंद्र बल के बराबर तो होना ही चाहिए। अदरवाइज वैद्युत आकर्षण बल अगर अभिकेंद्र बल से बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्र बल से छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे नहीं बना रह पाएगा। भाई जहां से अभिकेंद्र बल हमको चाहिए उसकी वैल्यू कम से कम अभिकेंद्र बल के बराबर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि
वैद्युत आकर्षण बल का मान अगर अभिकेंद्र बल से कम हो गया तो पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया जितना उसको नेसेसरी है तो फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी दैट necessary centripetal force should be equal to the attraction force due to with nucleus and electron। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ जो आकर्षण बल लग रहा है उसके तो बराबर इसको रहना ही चाहिए। तो हमने क्या किया, अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखा mv²/r। कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल पार्ट है, ध्यान से देखेंगे तो आएगा भाई आपको समझ में। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r। वैद्युत आकर्षण बल किसके किसके बीच, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कूलॉम बल से निकालेंगे हम लोग। दो आवेश है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स चाहिए तो वो कूलॉम बल के रूल से आप निकालेंगे। कूलॉम बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो 1/4πε0 Q1, Q1 मतलब नाभिक का आवेश, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो Q1 × Q2/r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r² लिख दिया। बताओ यहां तक कोई डाउट आपको? ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके r से इसका एक r हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा mv² और यहां जाएगा 1/4πε0 ZE², E × E² बन गया, ZE²/r। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन टारगेट है, सबसे पहले हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, कि जिस वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उस वृत्ताकार मार्ग का रेडियस क्या होगा। तो हमारा मेन मकसद है आर के बारे में पता लगाना। ये इक्वेशन नंबर 1, यहां से आर निकालना चाहते हैं हम। अब इसमें तो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज आ गई। इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो दो अज्ञात राशियां हैं आपके पास, एक अज्ञात राशि है वेग और दूसरी अज्ञात राशि है त्रिज्या। आप त्रिज्या तभी निकाल सकते हैं जब यहां से वेग को या तो क्या कर दो, खत्म कर दो। जब वेग पूरी तरीके से हटेगा तो रेडियस का मान निकल के आ जाएगा। अब हमको याद आया बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट, आप याद करिए। बोहर की पहली परिकल्पना कल आपने लिखी है ना, तो बोहर की पहली परिकल्पना में क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और वहां से हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन भी निकाली हुई थी जिसकी वैल्यू थी mvr = nh/2π। तो बोहर की परिकल्पना से mvr = nh/2π, ये हमने वहां से ले लिया। कहां से? बोहर के पोस्टुलेट से ले लिया। अब मैंने आपको क्या बताया है कि हम क्या पता लगाना चाहते हैं, आर, और उसके लिए आवश्यक है कि यहां से किसको एलिमिनेट किया जाए, v को, वेग को, अदरवाइज दो अननोन क्वांटिटीज रहेंगी, हम पता नहीं लगा सकेंगे। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। v को एलिमिनेट कैसे करें? v को एलिमिनेट करने का तरीका ये है, या तो यहां से v का मान निकाल के यहां लिख दो आप, v खत्म हो जाएगा। और एक तरीका यूज कर लिया हमने, दोनों पक्षों का हमने वर्क कर दिया इसके, तो यह गया m² v² r²। इधर वर्ग किया तो n² h²/4π², इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आप सोचेंगे ऐसा करने से क्या v एलिमिनेट हो जाएगा? बेशक। आप देखो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो भले m दोनों कैंसिल नहीं होंगे पर v² बचेगा भी नहीं, v² से v² कैंसिल हो जाएगा और v को एलिमिनेट करना ही हमारा टारगेट था। तो हमने इसीलिए इसका वर्ग कर लिया था। ये सेकंड इक्वेशन, अब हम सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे m² v² r² अपॉन mv²।
राइट हैंड साइड पे आए तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और इसका राइट हैंड साइड में आए तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऊपर तो जेड ई स्क्वायर ही है ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां पे आ गए हम। अब इसके आगे m से इसका एक m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, यहां पर बचेगा m इंटू आर स्क्वायर। देखो ये m बच गया, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। नीचे का नंबर आप जानते हैं, जब कोई भिन्न में अंश में भी एक भिन्न हो, हर में भी एक भिन्न हो, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन जेड ई स्क्वायर। इसके आर से ना इसका एक आर और कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 4 से 4 हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r चाहिए तो m उधर भेज दीजिए। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक पाई बचेगा ना, जेड ई स्क्वायर पाई m। ये देखिए, ये आ गया इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला। क्या आया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर, और यहां से ये m आ गया। ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आ गई, जिस त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी रेडियस आ गई है। और क्योंकि यहां पर n आ रहा है, इसका मतलब है ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है ये। समझ आ रही है आपको? तो हाइड्रोजन परमाणु के, या इसको हम पहले लिख देते हैं nवीं कक्षा की त्रिज्या। ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। अगर आप पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहोगे, या आप एक चीज देख लीजिए, nवीं कक्षा की त्रिज्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, h एप्सिलॉन नॉट z आप तो अगर परमाणु बदल जाएगा तो z की वैल्यू बदल जाएगी। हाइड्रोजन एटम है तो z का मान क्या रहेगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 रहता है। तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी e पाई m, तो ये सारी चीजें आप देखिए कांस्टेंट है यहां पर। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम ले लें, हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तब फॉर्मूला क्या बनेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई m, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ आ रहे हैं? फिलहाल ये सारी चीजें कांस्टेंट है। देख के एक बात ये जरूर पता चल रही है कि स्पष्ट है कि जो r है वो n स्क्वायर के कैसे, कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आप देखिए, कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब बहुआ ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अगर कक्षा की संख्या दोगुनी कर दी जाए, कक्षा की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात पहली कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और अगर उसकी रेडियस r है, तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा उसका रेडियस क्या होगा? n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 2, और 2 का क्या होगा फिर? स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर पहले वाला पहली कक्षा r डिस्टेंस पर है तो दूसरा वाला कक्षा कहां पर पड़ेगी? फिर 4r डिस्टेंस पर पड़ेगी। और यही हम आपको बता रहे थे, पिछली क्लास में, किसी एक क्लास में जिक्र कर रहे थे कि एक ऑर्बिट इसका यहां पर है तो नेक्स्ट ऑर्बिट 4 गुना डिस्टेंस पर यहां मिलेगा जाके, बीच में पूरी जगह कैसी पड़ी रहेगी? खाली।
अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए देखें उसका रेडियस कितना आएगा, तो n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 3, और उसका हमको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना 9। इसका मतलब है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तीसरी कक्षा की त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या की तुलना में 9 गुना ज्यादा दूर पर होगी। इस तरह से बीच बीच में बहुत ज्यादा जगह खाली पड़ी रहती है। समझ आया कुछ आपको? अब यही चीज अगर ठीक है, ये तो हमको ये पता चल गया कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या जो होती है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नोट कर लेते हैं। किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या उस कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, यही अगर हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालनी होगी, देखो हाइड्रोजन परमाणु का नाम आते ही आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि Z का मान क्या हो गया 1 हो गया। हाइड्रोजन परमाणु यानी कि Z बराबर 1 की nवीं कक्षा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बस इस फॉर्मूले में Z की जगह 1 लिख दो, बाकी सेम वैसे ही आ जाएगा। n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वेयर पाई m, ये आ जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो उसके nवें कक्षा की त्रिज्या इस फॉर्मूले से दी जाएगी। त्रिज्या को जब हम बात करते हैं तो इसमें एक नाम आता है जिसका नाम होता है बोहर त्रिज्या, बोहर्स रेडियस। क्या होती है बोहर त्रिज्या? बोहर्स रेडियस। मैं आपको बताऊं कि बोहर त्रिज्या किसको कहा गया। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखो इसको लिख देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा। देखो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का नाम आते ही क्या क्लियर हो गया, इससे क्या पता चल गया हमको Z कितना हो गया 1। ये ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन परमाणु अर्थात Z इज इक्वल टू 1। कि पहली कक्षा का मतलब n इज इक्वल टू 1, यही तो हुआ ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो बताइए, अगर बोहर त्रिज्या को R1 मान लिया जाए तो कितना आएगी बोहर रेडियस, या आप इसको RB मान लो, बोहर्स रेडियस। तो बोहर्स रेडियस क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो भी त्रिज्या आएगी उसको बोलेंगे बोहर त्रिज्या। तो उसमें रेडियस के फॉर्मूले में Z की जगह 1 लिखो, क्योंकि परमाणु हाइड्रोजन का है। त्रिज्या पहली कक्षा की निकाल रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 लिख दो आप। ये देखिए n 1 हो जाएगा, Z 1 हो जाएगा।
आर की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर। ये बोहर्स रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब इस फॉर्मूले पे बेटा देखें, एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ये सब ऐसे कांस्टेंट हैं जो कि सारे के सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट है मतलब इनकी वैल्यू हर जगह इतनी रहती है। एच का मान प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है, पाई एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हम चाहें तो इन सब की वैल्यू लिख सकते हैं इस पे, तो हमने लिखा। ये सारी की सारी वैल्यूज लिखी गई, इसको कैलकुलेट किया गया। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू पाई गई 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब बोहर त्रिज्या का मान कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कभी कभी, बोहर त्रिज्या का मान होता है, और उसके बाद 4 ऑप्शन नीचे दिए रहेंगे, उनमें से आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम को चूज कर लेना है। ऑप्शन में बहुत तरह के देंगे, 0.53 माइक्रोन, 0.53 नैनोमीटर, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से आपको आंसर दे सकते हैं। 5.3 एंगस्ट्रॉम, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 0.53 एंगस्ट्रॉम वाला आंसर ही आपका सही आंसर आएगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? अब अगर हम आपसे पूछें कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तो क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी आएगी? अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि जो किसी भी कक्षा की त्रिज्या होगी वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो अगर दूसरी कक्षा की त्रिज्या है तो ये कितनी आएगी? आंसर है जितनी पहली कक्षा की त्रिज्या आई है उसके n स्क्वायर गुने के बराबर आएगी ना। n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर गुने के बराबर आएगी, क्योंकि दूसरी कक्षा की त्रिज्या आप निकाल रहे हो। 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो R2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, मीन्स R2 इज इक्वल टू 4 3 जार 12, 4 5 जार 20 और 1 21, इतने एंगस्ट्रॉम रेडियस आ जाएगा। 2.12 एंगस्ट्रॉम बोहर हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या बताओ, तो आप क्या करेंगे? तीसरी कक्षा की त्रिज्या R3 इज इक्वल टू n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इस बार कौन सी कक्षा की त्रिज्या चाहिए? तीसरी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इस बार ये वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वेयर RB। 3 स्क्वेयर मीन्स 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। Therefore R3 will be 9 3s are 27, carry 2, 9 5s are 45 और 2 47 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये R3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा की त्रिज्या आप बड़ी आसानी से निकालते जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस के बारे में बात की है। ठीक है, तो आप प्लीज इससे नोट कर लें। इसके बाद अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा किसी कक्षा में अगर वो चक्कर लगा रहा है तो। ठीक है, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? अभी हमने कैलकुलेट किया है कि अगर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस कक्षा का रेडियस क्या होगा और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी स्पीड में वो चक्कर लगा रहा होगा, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी अभी, याद है आपको? देखो जरा पन्ना कि इक्वेशन नंबर 2 जो बनाई थी उसमें बोहर्स पोस्टुलेट लिया था mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। याद आया आपको? वहां से ले लेते क्योंकि वेग चाहिए ना,
और उस इक्वेशन में वेग है, इसलिए वहीं से हम ले लेते हैं उसको। तो समीकरण 2 से उसको चलिए अच्छा, बोहर के पोस्टुलेट से बोहर की परिकल्पना से एम वी आर इज इक्वल टू क्या आया, NH अपॉन 2 पाई। ये तो सबको याद है। हमको वेग चाहिए तो M और R ये दोनों ही चीजें हम उधर भेज देंगे, तो V की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई और MR। 2 पाई ये है और M और R ये आ गया। अब यहां पर हम R की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये R की वैल्यू है, इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया था कि हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। Therefore V is equal to NH अपॉन 2 पाई M। और बेटा R की जगह पर क्या लिखेंगे भैया, देखो यही नोट कर देना है आपको। ये R की जगह पर आ जाएगा N स्क्वेयर H स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, और ये नंबर क्योंकि नीचे लिखेंगे तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो इसको यहां लिख देते हैं ZE स्क्वेयर पाई M। देखो इतना सही है कि नहीं, NH अपॉन 2 पाई M ये तो हमने लिखा, फिर जब R की बारी आई तो ये नोट किया N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर पाई M, वो पलट के ऊपर आ गया ZE स्क्वायर पाई M। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, पाई M से पाई M कैंसिल हो गया, NH से एक N और एक H भी कैंसिल हो गया। देखो अब तो नहीं लगता कुछ कैंसिल हो रहा है, तो V की वैल्यू क्या बच जाएगी, ZE स्क्वेयर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट 2 NH एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये आ गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका वेग है, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो। और यहां पर आप देख सकते हैं दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। V जो है वो कक्षा की संख्या के विलोमानुपाती है। इसको हम साफ कर दें, अभी यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, रख दिया वैल्यू हमने। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग कक्ष संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कक्ष संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कक्ष संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, इसका क्या मतलब है, कक्ष संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कक्षा का नंबर जितना बढ़ता जाएगा वेग उतना ही कम होता जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ऐसे चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन 4 गुना दूरी पर दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, किसका वेग कम होगा, किसका ज्यादा होगा, कक्षा की संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसका वेग कम होगा। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग ज्यादा होगा और दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन 4 गुना दूरी पर चक्कर लगा रहा है उसका वेग कम होगा। तीसरे ऑर्बिट में चले जाइए और दूर, वहां जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसका वेग और भी कम होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑर्बिट का बढ़ते चला जाएगा उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होते जाएगा, वो स्लो होता जाएगा, धीमा पड़ता जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? अगर नाभिक के नजदीक चक्कर लगा रहा है तो वो तेज तेज घूम रहा है, नाभिक से दूर चला गया
तो घूम रहा है पर उसकी स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी पास वाले के थे। और दूर चले जाइए वो और स्लो चक्कर लगाना शुरू कर देगा। समझ रहे ना? तो जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसकी स्पीड उतनी ही कम होते चली जाएगी। और ये वेग का फॉर्मूला मिलेगा आपको, वेग का फॉर्मूला ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। ठीक है ना? अब इसमें भी आप चाहे तो और कर सकते हैं, जैसे एक ये कर सकते हैं अगर परमाणु हाइड्रोजन का हो और उसकी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग कितना होगा, आप चाहे तो बना सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु का नाम आते ही हमको क्या समझ जाना चाहिए कि Z क्या हो गया 1। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा का मतलब n = 1 में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग, इसको हम V1 लिख लेते हैं। ठीक है? परमाणु किसका? हाइड्रोजन का, और उसकी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका वेग क्या आएगा, उसके लिए हमने एक सिंबल बना लिया V1। चलो इसी पे लिख दो, Z की जगह भी 1, N की जगह भी 1, तो E² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, E² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी ये कांस्टेंट आए हुए हैं दीज आर अगेन ऑल यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, इन सब की वैल्यू आपको मालूम है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आप सब की वैल्यू जानते हैं। तो अगर रखेंगे तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो ये आती है 2.19 इंटू 10⁶। इसको जब सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आई 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब साफ है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, इतनी स्पीड में चक्कर लगा रहा है, 10⁶ है। देखिए स्पीड इसकी, समझ रहे हैं? 10⁶ लगा हुआ है इस पे। अगर हम 6 जीरो इसको दे दें तो उतना बड़ा नंबर आएगा, 1 सेकेंड में उतने मीटर की स्पीड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी प्रकाश के वेग से तुलना कर देना, प्रकाश के वेग से, तो इसका वेग हालांकि कम है प्रकाश के वेग से, बस केवल 1/137 गुना वेग आता है इसका। तो अगर हम इसकी तुलना करवा देते हैं, V1 अपॉन C 2.19 इंटू 10⁶, और प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करीब करीब ये 1/137 आता है। इसका मतलब है प्रकाश का जो वेग है वो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से 137 गुना ज्यादा है प्रकाश का वेग, और हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में 137 गुना कम है। समझ में आया? ये एक रेशियो निकाला गया, इसका नाम रखा गया सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसका नाम क्या रखा गया? यह सूक्ष्म संरचना नियतांक कहा जाता है। ठीक है? तो ये हमको एक आइडिया मिल जाता है इससे कि प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल और हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी चाल में कितने गुना कौन है, कौन बड़ा कौन छोटा और कितना बड़ा छोटा है, ये एक आइडिया मिल जाता है। तो जो प्रकाश की चाल है वो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल से 137 गुना ज़्यादा है, 137 गुना अधिक स्पीड में चक्कर मतलब चलता है। अगर हम इधर से बात करें इलेक्ट्रॉन की तरफ से, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है
उसकी स्पीड प्रकाश की चाल की तुलना में 137 गुना कम है, लेकिन बहुत स्पीड में चक्कर लगाता है। आप देख तो रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है 2.19 10⁻⁶ 6 जीरो। आप अगर काउंट करना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक दो भी आएगा ना उस पे साथ में, तो कम से कम 20 लाख मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 20 लाख मीटर इलेक्ट्रॉन भागता है। इतनी तेज चलता है वो इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। तो ये हमने किसका फॉर्मूला बना लिया, वेग का सूत्र बना लिया। और वेग के बारे में सारी चीज भी समझ ली कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होगी। जो नजदीक होगा वो बड़ी तेज चक्कर लगा रहा होगा, जो जितना दूर होता जाएगा उसकी स्पीड कम होते जाएगी। ये वेग के बारे में हमने अंदाजा लगा लिया और उसके बारे में सारा कुछ देख लिया, ठीक है। अब वेग के बाद आ जाते हैं एनर्जी पढ़ने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ओके, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि अपने स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों तरफ, चक्कर लगाते वक्त उसके पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, ये कैलकुलेट करेंगे। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते वक्त त्रिज्या क्या है उसके वृत्ताकार मार्ग की, ये हम कर चुके। वेग देखा हमने कितना होगा उसका, उसके लिए फॉर्मूला बनाया। और अब एनर्जी पर आते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के मार्ग में चक्कर लगा रहा है, आर त्रिज्या के मार्ग में अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो मैं आपको बताऊं इसके पास दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। और रदरफोर्ड मॉडल में कैलकुलेट भी किया है आपने ऊर्जा के बारे में। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, पहली गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि नाभिक के चारों तरफ रुका तो है नहीं ना, गति कर रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है, इसलिए इसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्यों है, क्योंकि ये नाभिक के आकर्षण बल के अंदर है, आकर्षण बल उस पर लगता है, आकर्षण बल के बाहर तो है नहीं, अब आकर्षण बल के अंदर है, इसलिए इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपने अपने स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ना, उनके पास स्थितिज ऊर्जा भी होती है और उनके पास गतिज ऊर्जा भी होती है। फिर से बताओ, गतिज ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि वो नाभिक के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा उनके पास होती है। स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि वो नाभिक के आकर्षण बल के अंदर है, रेंज में है, और इसलिए उनके पास स्थितिज ऊर्जा है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो कुल ऊर्जा चाहिए, हम गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा भी निकालेंगे और इसके बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उससे टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि नाभिक के चारों तरफ अपने स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। एक एक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला जो नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाता है ½ mv²। ये तो सबको मालूम है। अब 1/2 mv² कहां से लाएंगे हम, देखिए सबसे पहले जो आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, समीकरण नंबर 1 कहीं बनी है आपके, उसमें mv² मेरे ख्याल से आया था, अगर मुझे याद है थोड़ा थोड़ा आए। mv² क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन r² तो होगा नहीं ना यहाँ, क्योंकि एक r से r कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से बउआ गतिज ऊर्जा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ZE² अपॉन 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ गई। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा को U से लिखा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन। नाभिक और इलेक्ट्रॉन निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए आपको लेसन 1 में फॉर्मूला बताया गया है कि अगर एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर बल के सूत्र में रहता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2। Q1 नाभिक का आवेश ले लो, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो, तो ZE इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, -E। आपको यह भी याद होगा कि बताया गया था स्थितिज ऊर्जा जब निकालिएगा तो निशान सहित उनके चार्जेस को लीजिए। ये प्लस है तो हमने नहीं लिया इसका निशान, अपॉन R। इस तरह से बेटा U की वैल्यू आ गई -ZE स्क्वायर अपॉन ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये स्थितिज ऊर्जा आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालेंगे, E से लिख देते हैं। उसके लिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कर देंगे। गतिज ऊर्जा की वैल्यू है ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्थितिज ऊर्जा की जगह पर -ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, -ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है हमें। दोनों के अगर डिनोमिनेटर से इक्वल होते तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन नहीं है। अब नहीं है तो बनाना तो आता है हमको करना, तो हम कर सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे। अब E इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये आ गया ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं तो न्यूमरेटर्स को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ZE स्क्वायर और -2ZE स्क्वायर में कैलकुलेट होके क्या बचेगा, -ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम क्या करेंगे, R की यहां पर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। R आ रहा है ना इस पे, तो R की हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा -ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R की वैल्यू कितनी है भाई, देखो मुझे तो याद नहीं है ऐसे फॉर्मूला। R की वैल्यू आपने जो निकाली थी वो आई हुई थी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई mZE स्क्वायर। तो ये R की जगह पर लिख देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई mZE स्क्वायर, पाई mZE स्क्वायर। ये R की जगह पर अप्लाई कर दिया हमने। बताइए भाई, इतना समझ आया कि नहीं आया, आपको आया इतना, ठीक। अब इसे बेटा थोड़ा बहुत और कैलकुलेट कर लो, जैसे पाई से पाई कैंसिल कर लो, है ना, और बस चलिए अच्छा लिख देते हैं जो बचा। तो E इज इक्वल टू क्या बचा, देखो माइनस, ध्यान से देखना बेटा, ये नंबर भी पलट के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो m z इंटू जेड, जेड स्क्वेयर
ई टू दी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई टू दी पावर 4, तो एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन, अब इसको देखो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। किसका? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस समय का। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना? माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब बताइए, ये चीज यहां तक क्लियर हुई सबको? नहीं समझ में आया? अब इसमें भी देखो E का रिलेशन N के साथ क्या है, E का रिलेशन N के साथ क्या है? तो E का रिलेशन N के साथ है that E is inversely proportional to square of number of orbit। कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कक्षा की संख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी। कुछ बात आप समझ रहे हैं मेरी? और एक चीज देखिए, इसमें एक निगेटिव निशान भी तो आ रहा है। कौन सा निशान आ रहा है? नेगेटिव। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो ध्यान से सुनिएगा, एन स्क्वायर जितना कम होगा ई उतना ज्यादा होगा। अब ई ज्यादा होगा तो नेगेटिव की वजह से तो ई कैसा हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम हो जाएगी ना उसकी। समझ रहे हैं? देखो थोड़ा उल्टा पुल्टा है। नेगेटिव साइन की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू जो ई की आएगी, अगर ई का मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा तो माइनस की वजह से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कक्षा की संख्या कम है, ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा। पर नेगेटिव उसको पलट देगा, यानी कि ऊर्जा कैसे कर देगा? कम। तो जब कक्षा की संख्या कम होगी तो ऊर्जा भी कम होगी, और कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऊर्जा क्या होते जाएगी? बढ़ते चली जाएगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा कैसी होगी? कम। दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ वाले के पास और ज्यादा ऊर्जा। ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते चली जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर चक्कर लगाएगा अनंत पे, उसकी ऊर्जा कितनी? 0, सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी एक दिन? 0। अब जब इतनी बढ़ ही रही है तो बढ़ते बढ़ते 0 कैसे हो जाएगी? कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? भाई कोई चीज अगर इतना ज्यादा बढ़ ही रही है तो फिर बढ़ते बढ़ते 0 क्यों हो जाएगी? वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अभी एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। अब नेगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी तो एक दिन 0 तो होगी ना पहले, उसके बाद वो प्लस होगी, वो अलग बात है। पर नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? 0 स्पेस पे। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा इसके बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ आया? तो वेग सबसे ज्यादा किसका है? जो फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऊर्जा इसके पास कैसी है? कम है। जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा ऊर्जा इसके पास ज्यादा आती चली जाएगी। कुछ बात समझ आ रही है हमारी आपको? तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी के इस फॉर्मूले को हम रिडबर्ग नियतांक के पदों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिडबर्ग नियतांक का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है रिडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला? तो रिडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला होता है me⁴ अपॉन, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का मान है बेटा। अब आप एक काम करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, इसका C और इसका एक H,
H क्यूब है ना इसमें, इसका C और इसका एक H, ये दोनों यहां ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, RCH। समझ में आया आपको? फिर से रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, m(e⁴/8 H क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C। इसका हम C और एक H ये इधर ले आए, इसके साथ गुणा में आ गया। अब यहां जो बचा उसको बताइए, m(e⁴/8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ बउआ कि जहां पर m(e⁴/8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मिलेगा, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, RCH। तो जरा ध्यान से देखो, m(e⁴8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है ना? इस पूरे की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? इसलिए nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आएगी, माइनस m(e⁴8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको हटा के इसकी जगह सीधे RCH लिखेंगे। अब जो बचा उसको नोट कर लीजिए, माइनस Z स्क्वायर इंटू RCH अपॉन N स्क्वायर। देखो माइनस Z स्क्वायर पूरे की जगह RCH और अपॉन में एक ही N स्क्वायर बचा रहा। अभी देखा आपने? ये किसी भी परमाणु की हाइड्रोजन की तरह जितने भी एटम हैं उनमें से किसी भी परमाणु की nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। तो आप सोचोगे तो फिर ये क्या था? ये भी था, ये भी हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं की nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? आंसर ये R के पदों में है और ये प्राचल के पदों में था। फॉर्मूला दोनों ही ऊर्जा की है, nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के दोनों ही सूत्र हैं। ये R के पदों में निकाला गया है, बस इतना सा डिफरेंस है। नहीं समझ में बेटा आई बात आई आपको? आ रहा है ना सबको? ठीक। अब अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए केवल देखें, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का नाम आते ही Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए केवल देखेंगे आप, तो उसकी nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा? जब आप Z की जगह 1 कर देंगे, ये फॉर्मूला बच जाएगा RCH अपॉन N स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा का सूत्र कितना आ गया, माइनस RCH अपॉन N स्क्वायर। आप सोचेंगे जब एक फॉर्मूला ऊर्जा का आ गया था फिर क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बेटा जरूरत है। ऊर्जा का ये फॉर्मूला लर्न करना काफी डिफिकल्ट है, पर एनर्जी का ये फॉर्मूला लर्न करना अब बहुत आसान हो गया हमारा। समझ रहे हैं? और इससे भी आसान हो जाएगा अगर हम इसमें R की वैल्यू, C की वैल्यू, H की वैल्यू लिख के इसको कैलकुलेट कर दे तो। क्यों? बिकॉज R, C, H ऑल द 3 आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स और हमें सब का मान मालूम है, तो हम चाहें तो इनको रख रख के क्या कर सकते हैं, हम इसको हल कर सकते हैं। किया हमने, किया, और n की वैल्यू क्या, En की वैल्यू कितनी मिली, -13.6 अपॉन n स्क्वेयर, और सीधे इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला मुझे। अब इसको याद करना इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है ना? हम आपसे बोलेंगे ऊर्जा का सूत्र है, चाहे तो आप इसको याद कर लो और आपकी मर्जी आप उसको याद कर लो। आप खुद प्रेफर करोगे कि इसको याद कर लिया जाए, ज्यादा आसान है ना? अब ये काहे का फॉर्मूला है बताइए? हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र है। तो आगे से कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ, क्या करोगे आप? इसमें n की जगह पर क्या लिख दोगे, 2 लिख देंगे। आएगा हाइड्रोजन परमाणु की
तीसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताओ। इसी फॉर्मूले पे इनकी जगह पे 3 लिख देंगे। अगर हाइड्रोजन परमाणु के अलावा कोई आ गया, हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिया, उन्होंने कोई दूसरा आइटम दे दिया, आप बताइए आप क्या करोगे? तो फिर आप डायरेक्ट यहां पर आओगे, फिर जो आइटम होगा उसका परमाणु क्रमांक यहां लिखोगे। समझ रहे हैं ना भाई? ये फॉर्मूला केवल किसके लिए है, बाकी और दूसरे आइटम के लिए अगर यूज करना है तो फिर इसका इस्तेमाल करो आप। समझ रहे हैं ना? तो n की जगह 1 लिख देंगे इस फॉर्मूले पे। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मिल जाएगी। n की जगह 2 लिखने से हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मिल जाएगी। n की जगह 3 लिखने से हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मिल जाएगी आपको, है ना? तो ये याद करना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। और उसके लिए हमें रिडबर्ग कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ा। ये क्या चीज है? ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, me⁴/8h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। समझ आ गया अब आपको? अच्छा, फिर से एक बार बताइए, आज जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ाई की कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का जो बोहर का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन किए गए। सबसे पहले हमने रेडियस के बारे में पढ़ा। तो किसी भी परमाणु के किसी कक्षा की त्रिज्या हमने देखा कि कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। कक्षा की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उसकी त्रिज्या भी उतनी ज्यादा होती जाएगी और n² गुना में बढ़ेगी। अगर कक्षा की संख्या 2 कर दो तो त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। कक्षा का नंबर 3 कर दो तो त्रिज्या 9 गुनी हो जाएगी। अगर ऑर्बिट नंबर 4 कर दे तो उसका रेडियस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के कंपैरिजन में। इसके तुरंत बाद हमने पढ़ा कि बोहर रेडियस किसको कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, उसे हम बोहर्स रेडियस कहा करेंगे। बोहर त्रिज्या का मान कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो त्रिज्या क्या होगी, ये हम करें। वेग कितना होगा, अब ये करा हमने। फिर इसके बाद वेग का फॉर्मूला बनाया, उसके बारे में हमने पता लगाया। तो हमने वेग के बारे में पाया कि जो वेग होता है इलेक्ट्रॉन का वो कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग नहीं। वेग कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। कक्षा की संख्या जितनी ज्यादा होती जाएगी स्पीड उसकी कम होगी। पहले से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन धीमा चलेगा, दूसरी से तीसरे में और धीमा चलेगा, तीसरे से चौथे में जाएंगे इलेक्ट्रॉन और कम स्पीड में चलेगा। ये स्पीड उसके कम होती जाएगी जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते जाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी स्पीड होती है 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से 137 गुना कम होती है। प्रकाश की चाल इसकी तुलना में 137 गुना ज्यादा रहती है। इसीलिए V1 और C का एक रेशियो बनाया। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग और प्रकाश के वेग में हमने एक अनुपात बनाया, उसका नाम रखा गया सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसके बाद हमने किया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी अपनी स्थायी कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो कितनी एनर्जी है उसके पास। एनर्जी का फॉर्मूला तो बड़ा भारी भरकम निकला, mZ²e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, लेकिन हमने उसको छोटा बनाने का प्रयास किया रिडबर्ग कांस्टेंट की हेल्प से और फाइनली ये फॉर्मूला बना के लाए। -13.6/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी आएगी, यहां से जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया करेगी। n नंबर ऑफ ऑर्बिट रहेगा, ठीक है ना। और देखा कि n² के विलोमानुपाती है, लेकिन उसके साथ उसके साथ यहां पर क्या लगा है, एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो देखने से तो लगता है कि ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं?
लेकिन नेगेटिव निशान की वजह से वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे कक्षा का नंबर, देखो यहां माइनस आएगा, कक्षा का नंबर बढ़ेगा, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम, लेकिन नेगेटिव उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जैसे जैसे कक्षा का नंबर बढ़ेगा, भाई ये बड़ा सिंपल है ना बेटा, देखो। अच्छा ये बताओ, एक वैल्यू है -5 और एक वैल्यू है -20, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही बताओ जरा अब आप। -5 बड़ा, माइनस में नंबर जितना छोटा होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा है, वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो जब ऑर्बिट का नंबर आपने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो एनर्जी कैसी हो गई, कम। लेकिन ये कम के साथ लगा क्या है, अब जब कम के साथ माइनस लगेगा यार, तो बड़ा तो आएगा ही ना। अभी भी नहीं समझ में आई बात आपको, बोलो आ गया समझ में? भाई आप ही ने तो बताया -5 है, -20 कौन बड़ा है, -5 बड़ा है। तो वही चीज है ना, नेगेटिव की वजह से जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट हम बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ते जाएगी, और बढ़ाते 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 लास्ट में कितनी हो जाएगी, 0। तो जब इतनी ही बढ़ गई है तो 0 कैसे हो गई, क्योंकि पहले कैसे है माइनस, अब माइनस बढ़ते बढ़ते तो 0 होगा ही ना। ठीक है, सारा कुछ सही सही चल रहा है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कैलकुलेशन एनर्जी तक के कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी वो एमिट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, आगे और कैलकुलेशन करेंगे अगली क्लास पे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।